आपने देखा देश की कितनी दो यूनिवर्सिटियां, अभी तो जो रिपोर्ट आई है जाम मिल्लिया के बारे में कि वहाँ के लड़कों ने इतना नाम रोशन किया है मुल्क का और बेहतरीन शिक्षा वहाँ दी जा रही है, उसको इन्होंने टारगेट पे लिया। जेएनयू को टारगेट पे लिया कि यहाँ आतंकवादी पैदा होते हैं और वहाँ पुलिस एक्शन भी कराया। लाइब्रेरी में और हॉल में घुस घुस के लाठी चार्ज किया पुलिस ने और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसमें। जानते हैं इस मुल्क में होम मिनिस्टर का कहना है हम एनआरसी लागू करेंगे, यहाँ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स फॉर सिटीजनशिप, शहरियों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर होगा जिसको एनआरसी कहते हैं। उसके पीछे भी दुर्भावना है, इनका मकसद कुछ दूसरा ही है, सीधे सीधे माइनॉरिटी को टारगेट करेंगे ये। हालांकि इनकी जो मंशा है वो पूरी तो मैं समझता हूँ नहीं होगी, प्रतिरोध भी इस देश में होगा। अभी आपने देखा शाहीन बाग में कितना बड़ा मुजाहरा हुआ, देश भर में मुजाहरे हुए, कहीं कहीं छिटपिट घटनाएं भी हो गई, मानिए गुस्से में कुछ नौजवान ने कानून हाथ में ले लिया। लेकिन अब आप चुन चुन के लोगों को और उस पर सज़ा दे रहे हैं, आप गैंगस्टर एक्ट लगा रहे हैं और उस पर एनएसए लगा रहे हैं। बच्चों की का पूरा कैरियर बर्बाद हो रहा है। पढ़े लिखे लड़के जो इस देश में आईएएस बनते, आईपीएस बनते, मुल्क की खिदमत करते, ऐसे तमाम लड़कों को ले आके ये बंद कर रहे हैं और फर्जी मुकदमों में इनकी चालान हो रही है। ये सब हो रहा है। शाहीन बाग में तो एक धरना था, बिल्कुल गवर्नमेंट ने, मैं तो समझता हूँ कि इसको एक तरीके से अलाउ किया था। वो चाहते तो, अगर गवर्नमेंट चाहती तो वहाँ धरना शुरू में ही ख़त्म हो जाता, लेकिन उनके लिए सूट करता था कि बाद में उसका इस्तेमाल करेंगे। और तमाम वो लोग जो जाके जिन्होंने तकरीरें की, सपोर्ट किया, उन तमाम लोगों पे मुकदमे ये चला रहे हैं और एक तरीके से आवाज़ बंद कर रहे हैं। जैसे लोकतंत्र में फासिज़म की एक ख़ास बात यह है, फासिस्ट जो जहनीत होती है उसका एक ये है, ख़ासा ये है कि वो विरोध की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते, बंद कर देना चाहते हैं ताकि हमारी ही सिर्फ आवाज़ सिर्फ रहे। और इसीलिए इन्होंने, आपने देखा कि जितने ये मीडिया है और ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें जो इनके ख़ास लोग थे उनसे कह के उसकी हिस्सेदारी ख़रीद के और सब बड़े पूंजीपतियों के चैनल हो गए, या फिर इश्तिहार दे के, बड़े बड़े इश्तिहार और कमाई का मौका दे के उस पर उन्होंने कहा कि विरोध की आवाज़ दबा दी जाए। तो विरोध की आवाज़ नहीं आ रही है मुल्क। नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, गुज़श्ता शाम मऊ शहर के मोहल्ला छतरपुरा में हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की गई। मज़कूरा मीटिंग कॉमरेड अनीस अहमद अंसारी की अपील पर की गई। मज़कूरा मीटिंग में मुल्क में पैदाशुदा मसाइल जैसे किसानों, बुनकरों, मज़दूरों, बेरोज़गारों, यहाँ तक के तलबा और तालबात नीज़ मुल्क के अंदर तालीमी शोबों में बड़े पैमाने पर फैली हुई बदउनवानी के ख़िलाफ़ CAA, NRC, इन तमाम मुद्दों को लेकर तबादला ख्याल किया गया और वर्करों को बेदार करने के साथ साथ आइंदा हिकमत अमली तैयार करने पर भी ज़ोर दिया गया। आइए नाज़रीन, हम आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं कॉमरेड लीडरान। देखिए, आज ये हमारी ब्रांच है हुसैनपुरा की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। तो ये मीटिंग उनके मेंबरों की और हमदर्दों की, यहाँ ये मीटिंग बुलाई गई है। एक तरीके से कार्यकर्ता बैठक है हमारी। और देश में जो इस समय सरकार है, आप देख रहे हैं केंद्र में और प्रदेश में, मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी, कहने को तो एनडीए की सरकार है, लेकिन एनडीए तो टूट ही गया है, बिखर गया है। अब ले दे के बीजेपी ही समझिए प्रमुख है, एक आध पार्टियाँ और हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग अपने एजेंडे पे, जो आरएसएस का एजेंडा था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसी पे ये चल रहे हैं। और फासिज़म, हमारा ये कहना है कि ये फासिज़म के रास्ते पर इस देश को ले जाना चाहते हैं। तो हम कार्यकर्ताओं को इसमें जागरूक कर रहे हैं, इसलिए कि जो हमले हो रहे हैं लोगों पे, पहले तो इन्होंने जैसे फासिज़म में तमाम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं
उन पे हमला होता है और कारपोरेट घरानों को और इजारेदारी और एक तरीके से सारा पावर जो है कुछ मुट्ठी भर के पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है। वो सिलसिला मोदी ने शुरू कर दिया है। इन्होंने बैंकों पे हमला किया, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे हमला किया, अब LIC को टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से करने के बाद अब किसानों पे भी इस देश में, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो किसान है, इस पे भी इन्होंने हमला किया और 3 बिल पार्लियामेंट में ला के रख दिया। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ये खामोश हैं और कानून, उसके लिए कानून बनाने की मांग किसानों की चल रही है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। और ये पहले से ये तैयारी कर रहे थे इसकी, और हमारे देश का किसान तबका उतनी जागरूकता नहीं थी कि वो इनके इरादों को समझ सके, इसलिए कि पिछले दिनों इन्होंने कई कमेटियां बनवाई। उसमें एक ये भी संस्तुति ले ली कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को हम ख़त्म करेंगे, उनकी गोदामें अब नहीं रहेंगी, और ये मंडी समितियां जो हैं जहां किसान अपना गल्ला ले जाके बेचता है उसको ख़त्म करने की योजना है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म करने की योजना है, और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो हमारे देश में है उस पर भी हमला है। अब ब्लैक मार्केटिंग होगी धड़ल्ले से, और सारा एग्रीकल्चर जो है देश के कारपोरेट घरानों के हाथ में देना चाहते हैं। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ कि इस देश का एक बड़ा पूंजीपति है अदानी। अंबानी और अदानी दो ख़ास हैं मोदी जी के। अदानी ने 2,40,000 टन कैपेसिटी का स्टोरेज करने का पहले ही से 2 साल से तैयारी कर रखा था। स्टील के बड़े बड़े ट्रंक बना लिए कि हम ही ख़रीदेंगे, तो औने पौने दाम पे किसान अपने माल को बेचेगा, और इन द लॉन्ग रन अंत में अल्टीमेटली होगा ये कि वो खेतीबाड़ी छोड़ देगा और सारी ज़मीनें कारपोरेट घरानों के हाथ में जाएगी, और उससे वो जो है ना फिर उन्हीं खेतों पे जिनके वो मालिक थे किसान, वहाँ मज़दूर बन के उनको काम करना पड़ेगा। और जो दूसरे उपभोक्ता हैं जो अनाज का इस्तेमाल करेंगे, देश उसके बगैर तो आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता, फिर वो बुरी तरह लुटेगा और महंगे दामों पे उनको बेचा जाएगा। तो देश भर में किसान आंदोलन बहुत तेज़ है, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी उसका सपोर्ट कर रही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सवाल जहाँ तक है, इन्होंने सबको सारे पावर्स ख़त्म कर रहे हैं और ले दे के सारे VCs जो हैं, वाइस चांसलर्स हैं, कुछ जो नहीं जानता है, जो मिनिमम शर्तें भी हैं उन शर्तों को पूरा नहीं करता, ऐसे तमाम लोगों को ले आके VC बना दिया है। यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर बना दिया है जो कुछ नहीं जानते, वो अपने एजेंडे को वहाँ पे ला के इम्पोज करना चाहते हैं। आपने देखा देश की कितनी 2 यूनिवर्सिटियाँ, अभी तो जो रिपोर्ट आई है जाम मिलिया के बारे में कि वहाँ के लड़कों ने इतना नाम रोशन किया है मुल्क का और बेहतरीन शिक्षा वहाँ दी जा रही है, उसको इन्होंने टारगेट पे लिया। JNU को टारगेट पे लिया कि यहाँ आतंकवादी पैदा होते हैं, और वहाँ पुलिस एक्शन भी कराया। लाइब्रेरी में और हॉल में घुस घुस के लाठी चार्ज किया पुलिस ने, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसमें। और एक ले CAA लाए। ये आप जानते हैं इस मुल्क में होम मिनिस्टर का कहना है हम NRC लागू करेंगे, यहाँ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स फॉर सिटीजनशिप, शहरियों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर होगा जिसको NRC कहते हैं। उसके पीछे भी दुर्भावना है, इनका मकसद कुछ दूसरा ही है, सीधे सीधे माइनॉरिटी को टारगेट करेंगे ये। हालांकि इनकी जो मंशा है वो पूरी तो मैं समझता हूँ नहीं होगी, प्रतिरोध भी इस देश में होगा। अभी CAA बोला है। CAA आपको मालूम होगा कि एक नागरिकता कानून ये लाए, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट। पार्लियामेंट में उन्होंने 11 दिसंबर 2019 को इन्होंने पास कराया, और बड़ी साजिश के तहत पास कराया। 125 लोगों ने उसके पक्ष में वोट दिया और 105 लोगों ने इसके विरोध में किया। उसमें क्या है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आ गए इस देश में, उनका ये कहना है कि बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यहाँ से बहुत सारे हिंदू जो हैं वहाँ प्रताड़ित होके उनको बड़ी अजियतें वहाँ दी गई, वहाँ के समाज ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने, और वो वहाँ से भाग रहे हैं, इस देश में आ रहे हैं, तो उनको हम दे देंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है
कि धर्म के आधार पे हम नहीं चलेंगे, उसमें मुसलमानों को एक्सक्लूड कर दिया है, अलग कर दिया है। तो इसका भी बड़ा विरोध हो रहा है कि सीधे सीधे जो धर्मनिरपेक्ष बुनियाद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, एक तो उस पर इन्होंने अटैक किया है। आपने देखा शाहीन बाग में कितना बड़ा मुजाहरा हुआ, देश भर में मुजाहरे हुए, कहीं कहीं छिटपिट घटनाएं भी हो गई, मानिए गुस्से में कुछ नौजवान ने कानून हाथ में ले लिया। लेकिन अब आप चुन चुन के लोगों को और उस पर सज़ा दे रहे हैं, आप गैंगस्टर एक्ट लगा रहे हैं और उस पर NSA लगा रहे हैं। बच्चों का पूरा कैरियर बर्बाद हो रहा है। पढ़े लिखे लड़के जो इस देश में IAS बनते, IPS बनते, मुल्क की खिदमत करते, ऐसे तमाम लड़कों को ले आके ये बंद कर रहे हैं और फर्जी मुकदमों में इनकी चालान हो रही है। ये सब हो रहा है। शाहीन बाग में तो एक धरना था, बिल्कुल गवर्नमेंट ने, मैं तो समझता हूँ कि इसको एक तरीके से अलाउ किया था। वो चाहते तो, अगर गवर्नमेंट चाहती तो वहाँ धरना शुरू में ही ख़त्म हो जाता, लेकिन उनके लिए सूट करता था कि बाद में उसका इस्तेमाल करेंगे। और तमाम वो लोग जो जाके जिन्होंने तकरीरें की, सपोर्ट किया, उन तमाम लोगों पे मुकदमे ये चला रहे हैं और एक तरीके से आवाज़ बंद कर रहे हैं। जैसे लोकतंत्र में फासिज़म की एक ख़ास बात यह है, फासिस्ट जो जहनीत होती है उसका एक ये है, खासा ये है कि वो विरोध की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते, बंद कर देना चाहते हैं ताकि हमारी ही सिर्फ आवाज़ सिर्फ रहे। और इसीलिए इन्होंने, आपने देखा कि जितने ये मीडिया है और ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें जो इनके ख़ास लोग थे उनसे कह के उसकी हिस्सेदारी ख़रीद के और सब बड़े पूंजीपतियों के चैनल हो गए, या फिर इश्तिहार दे के, बड़े बड़े इश्तिहार और कमाई का मौका दे के उस पर उन्होंने कहा कि विरोध की आवाज़ दबा दी जाए। तो विरोध की आवाज़ नहीं आ रही है। मुल्क में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं लेकिन वो आवाज़ नहीं आती। अभी इन्होंने एक एजुकेशन पॉलिसी नहीं लाई और उसका मसवदा नहीं जारी किया, उसका कुछ टुकड़ा प्रेस में दिया और उसमें एक तरीके से शिक्षा जो है वो गरीब लोगों की पहुंच से बाहर ये कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम इस देश का होगा वो गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। और बड़ी होशियारी से उन्होंने कहा वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, हम देंगे। मतलब ये कि जो गरीब लोग हैं, बैकवर्ड हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो हुनर सीखें और जाके कहीं रेडियो बनाने का काम करें, कहीं टेलीविज़न बनाएं, कहीं जाके कुछ और मिस्त्री का गाड़ी बनाने का काम करें, इसी में उलझाए रहें। और उनके लिए वो रास्ता जो इंजीनियर, डॉक्टर और पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात की बात है वो बहुत दूर की बात है। IAS और IPS और इन सब परीक्षाओं में वो जा नहीं पाएंगे। हम जानना चाहते हैं, हाँ विधायक जी, कि आसाम में मदरसों को लेकर, जी मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, उस पर आपको फिर बाद में पूछिएगा। देखिए अब इन्होंने एक नई चीज़ शुरू की है। ऐसा नहीं है कि वह आसाम में जो चुनाव आने वाला है जल्द ही, उसके लिए उन्होंने किया है, ये उनका एजेंडा है। और वो कुल के बाद जो है ना, अब ये मदारिस पे लपटेंगे, लपट चुके हैं। और बिहार में जो सेंट्रल लीडर्स आए हैं कैंपेन करने बीजेपी का, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आसाम का मामला नहीं है, हम मदरसों को पहले एक तो फर्स्ट फेज़ में इन्होंने बदनाम करने का काम किया, अब मदरसों को बंद करेंगे। और फिर जब शोर शराबा हुआ तो कहा कि उन्होंने कि अब वेद की शिक्षा जहाँ हो रही है अब उसको भी हम सरकारी मदद नहीं देंगे। तो अभी तो जितना ये है कि लोग पचा पाएँ, अभी धीरे धीरे वो चल रहे हैं, अभी पूरे तौर पे सारे मदारिस को हिट करेंगे, ऐसी उनकी मंशा है। तो हम लोग यहाँ विरोध करेंगे। एक तो अरबी लैंग्वेज को इन्होंने, बहुत सारी परीक्षाओं में अरबी लैंग्वेज भी थी, यूनिवर्सिटियों में अरबी लैंग्वेज थी, उसको बड़ी होशियारी से करेंगे नहीं अब अरबी लैंग्वेज का यहाँ ज़रूरत नहीं। भाई यूनिवर्सिटी है, एक लैंग्वेज है अरबी, दुनिया में 30-35 देशों में ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, बोली जाती है बड़ी तादाद में, और आप उसको कर रहे हैं। तो अरबी और पर्शियन के ज़रिए एक आपसे ये जानना चाहते हैं, अरबी और पर्शियन के ज़रिए हिंदुस्तान में सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते थे, हाँ कहाँ हटा दिया, माइनॉरिटी के बहुत सारे बच्चे, हाँ हटा दिया उसको, अरबिक को हटा दिया है। अरबिक को उन्होंने बहुत पहले ही हटा दिया, अभी इस साल नहीं हटाया, इसके पहले ही अरबिक को उन्होंने हटा दिया। और आपकी जानकारी में बता दूं, लोगों की जानकारी के लिए, कि इन्होंने जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें भी यूनिवर्सिटियों के निसाब से अरबिक को इन्होंने आउट किया है। तो अब इसके पीछे मंशा क्या है? अरबिक की शिक्षा नहीं पढ़ेंगे। वो जानते हैं कि मुसलमानों के धर्म ग्रंथ जो हैं वो अरबिक में ज़्यादा है, कुरान भी अरबिक में है। तो धीरे धीरे बहुत दूर की
सोच करके कि हटा के कि फिर धीरे धीरे ये अपने मजहबी अरकान से भी अलग हों, ये भी उनकी एक उनका टारगेट है। तो हम इसका विरोध करते हैं। एक मुकामी सवाल है। हाँ बोलिए। यूपी में बिजली का एक हाँ मैं आ रहा हूँ, अब मसला बिजली जो पे वही बुनकरों का बाकी है। मामला है और बुनकरों के जो फ्लैट रेट थे उसको योगी सरकार ने ख़त्म करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। तो उसको लेके पूरे उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर से बनारस में बड़ी मजबूती के साथ बुनकर तहरीक चला रहे हैं। मऊ में ऐसी क्या वजह है कि मऊ के बुनकर जो एक बड़ी तादाद है, बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे, और वो तहरीक में शामिल नहीं हो पा रही है? देखिए अब ये वजह तो बुनकरों को जगाने का काम बहुत दिन से खामोशी है। जैसे एक जमूत तारी है, उस जमूत को तोड़ने के बाद ही लोग अगर समझ जाएंगे कि इस हमले को, तब लोग मैदान में आएंगे। मैं समझता हूँ कि समझेंगे। बिजली के मामले में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सब्सिडी है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मसौदा जारी किया है कि 2003 का जो बिजली का एक्ट था उसमें विद्युत संशोधन एक्ट 2020 ये करके उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसका मसौदा जारी हो गया है और वो पार्लियामेंट के नेक्स्ट सेशन में वो पार्लियामेंट के पेश होगा और मैं समझता हूँ ये लोग संख्या बल के आधार पर पास करेंगे। उसमें कहा गया है ये कि सब्सिडी के बारे में हम सब्सिडी फ्लैट रेट पे जारी नहीं करेंगे। हम उसको ठीक उसी तरीके से जैसे और जगहों पे सब्सिडी, जैसे आप समझने के लिए बता दूं कि जैसे गैस की सब्सिडी देते हैं तो गैस ट्रांसफ़र करेंगे। नहीं, ये बुनकरों के साथ ऐसा इम्तियाज़ क्यों है? इम्तियाज़ साहब, बुनकरों के साथ ऐसा इम्तियाज़ क्यों है? क्योंकि किसानों को फ्लैट रेट पे आज भी वो फैसिलिटी मिल रही है। तो सुन लीजिए ना बात मेरी। तो ये उसमें उन्होंने बहुत ही ख़तरनाक बात है, उसमें जुडिशरी का जो पावर है उस बिल में उसको भी अपने हाथ में ले लिया है। कोई भी डिस्प्यूट जब उठेगा तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बनाने का उसमें प्रोवाइडेड है कि एक इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बनाई जाएगी, उस अथॉरिटी को कोर्ट का भी पावर होगा। अब आप किसी कोर्ट में कोई नहीं जा सकता, उसका विरोध बहुत हो रहा है। कई स्टेट ने इसका विरोध किया है और बिजली मंत्री ने मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में 9 स्टेट आए थे और उसमें वादा किया था कि हम इसमें संशोधन करेंगे, लेकिन कोई संशोधन नहीं किया। तो ये बड़ा हमला वहाँ से होने वाला है। अब आइए लोकल, यहाँ पे पिछले दिनों 2006 में अथॉरिटी जो है स्टेट को होती है और जैसे दिल्ली में आप देखते हैं कि फर्स्ट 200 यूनिट फ्री है और ₹3.50 सभी लोगों के लिए वहाँ पे बिजली का रेट है और अपने यहाँ 40 यूनिट फ्री है और तकरीबन ₹8 पर यूनिट रेट है। तो इतना डिफरेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लागू करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के पावर्स ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। यहाँ की जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो भी इनएक्टिव हो, उसका भी पावर ख़त्म ही हो जाएगा। नाम के लिए वो रहेंगे लेकिन इनके हाथ में कुछ रहेगा नहीं। तो एक तो बड़ा हमला ये होने वाला है। तात्कालिक ये है फौरी तौर पे कि जो हमारा 2006 से बुनकरों को फ्लैट रेट पे मिला था, ये बहुत बड़ी पुरानी डिमांड थी कि भाई हमको फ्लैट रेट पे दिया जाए। और इसके पीछे तर्क ये था कि इस मुल्क में तन ढांकने के लिए हम कपड़ा पैदा करते हैं, कपड़े की इस मुल्क में कमी थी। 3rd 5 ईयर प्लान जब आया था उस वक्त ये बात आई थी, तब पावर लूम इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद से लगातार बुनकरों ने इस देश में प्रोडक्शन करके लोगों के तन ढांकने का काम किया और रोज़गार का पोटेंशियल बहुत है इसमें, रोज़गार के अवसर बहुत हैं। सरकार अगर कोई कल कारखाना कायम करती है तो सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करती है उसमें, लेकिन यहाँ तो बगैर कुछ गवर्नमेंट का खर्च किए बुनकर पावर लूम पे कपड़े पैदा करता है, लोगों को तन ढांकने का काम करता है। तो इन तर्कों के आधार पे हमने ये कहा था कि भाई सस्ती बिजली दो हमको। तो 2006 की गवर्नमेंट जो थी उसने उत्तर प्रदेश में उसने एक फ्लैट रेट तय किया। उसके पीछे ज़िलों में आंदोलन भी चले, यहाँ के बुनकर भी बहुत एक्टिव थे, आंदोलन चलाया। लेकिन अब बीजेपी सरकार जो है आके उसको ख़त्म कर रही है और ख़त्म एक तरीके से कर ही दिया। कुछ बनारस के लोगों ने, चूँकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ कि जुलाई तक का बकाया माफ़ किया जाए। अब जुलाई के बाद क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर बहुत बड़ा कोई मोमेंट खड़ा हो, स्टेट वाइड मोमेंट,
एक ज़माने में जैसे 1972 में एक बड़ी तहरीक बुनकरों की चली थी, तो अगर ज़िलों का जोड़ के कोई बड़ा आंदोलन हो, आंदोलन तो हो रहे हैं, मेरठ जैसे एक बड़ा सेंटर है वहाँ भी हो रहा है, बनारस में हो रहा है, मऊ में ज़रा कमज़ोरी है, लेकिन यहाँ भी लोग एक्टिव हो रहे हैं अब, तो एक बड़ा आंदोलन चलेगा तभी सरकार को झुकाया जा सकता है। किसी भी मोमेंट में लेफ्ट की बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी हिस्सेदारी होती थी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाती थी। लेकिन इधर तकरीबन एक अरसे से कह सकते हैं कि 10 से 15 साल के दरमियान लेफ्ट के अंदर ऐसी क्या कमी आई है कि तहरीकों को तो उठाती है लेकिन उस मजबूती के साथ नहीं, देखिए तहरीकें चल रही हैं और कम्युनिस्ट पार्टी चला रही है। किसानों का जो मूवमेंट बहुत बड़े बड़े आंदोलन चले कम्युनिस्ट पार्टी ने। आपको याद होगा जब मोदी गवर्नमेंट आई तो शहर के किनारे की जितनी ज़मीनें हैं इन्होंने क्या किया कि ऑर्डिनेंस जारी किया, और 2 बार ऑर्डिनेंस जारी किया। वो देश के बड़े पूंजीपतियों को देना चाहते थे और उसको एक्वायर करके, तो उस एक्विजिशन के खिलाफ हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। खुद इस मऊ में 450 लोगों ने यहाँ पे गाज़ीपुर तिराहे पे गिरफ्तारी दी थी, हम लोग भी उसमें शामिल थे और वो एक बड़ा आंदोलन देश भर में चला, तो सरकार को कदम पीछे हटाना पड़ा। तो इस मीटिंग के जरिए क्या पैगाम? हाँ, इसमें हम इस सवाल को भी, बुनकरों के सवाल को भी डिस्कस करेंगे और उसकी तैयारी के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। और आने भविष्य में हम ये समझते हैं कि भविष्य में आंदोलन बहुत तेज़ होंगे इस मुल्क में। बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों पे महंगाई का भी सवाल है। देखिए अभी इन्होंने नोटबंदी की, देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दिया है यहाँ पे और फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। 90 करोड़ रुपया 1 घंटे में उनके पास जा रहा है। जो हमारे अंबानी हैं इनके पे 9 करोड़ रुपया हर घंटे इसकी दौलत में इजाफा हो रहा है। मोदी ने ऐसे काम किए हैं तो इस देश के पूंजीपति माला माल हो रहे हैं, गरीब के जेब से निकल रहा है पैसा। तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। अब एनआरसी है, फिर आप जीएसटी लगाया, वो भी बिल्कुल जीएसटी अपने आप में इस कानून को अगर ढंग से लागू किया जाता तो कुछ राहत मिलती, लेकिन इन्होंने इतना हायर स्लैब में इसको लागू किया कि उद्योगों की कमर टूट गई। तो इन सारे सवालों को लेके इस देश में जो आंदोलन हो रहे हैं और होने वाले हैं, इंडस्ट्रियल मजदूर कर रहे हैं, बैंक एम्प्लॉयज़, इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़, सारे लोग कर रहे हैं। और लेफ्ट की भागीदारी है। मैं आपको बताता हूँ, बिजली में ये बिजली निगम जो है पूर्वांचल का, ये चला गया होता है, निजीकरण हो गया होता है। इतना भीषण आंदोलन हुआ है। उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ जो सबसे बड़ी यूनियन है इसमें बिजली सेक्टर में, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने उसको बनाया और चलाया और चला रहे हैं। वही उसी के हाथ में ये आंदोलन था और बाकी और लोगों को, अफसरों को और सारे लोगों को जोड़ के सरकार को पीछे ढकेला गया इसमें। अब आंदोलन अगर बुनकर भी उसमें साथ दें तभी ये इंडस्ट्री इस तरीके सरकारी सेक्टर में ये बिजली बच सकती है और इनको सस्ती बिजली का आंदोलन करके हम हासिल कर सकते हैं। तो यही कहना था जी। कमरेड रामअवतार साहब, जानना चाहते हैं कि इस मीटिंग के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं शहर के लोगों को, ज़िले के लोगों को? जैसा कि अभी तो हमारे सीनियर ने बताया कि ये कार्यकर्ता बैठक है और इस बैठक की जो ख़ास ज़रूरत वो ये है कि जो आज बेचैनी है तमाम सियासी सवालों पर और ख़ास तौर से उद्योग के सवाल पर, जो करघा उद्योग है, उसमें जो हलचल, जो बनारस की चर्चा आपने की, जाहिर सी बात है कि बनारस का आंदोलन जब ये एक बड़ा तबके से जुड़ा हुआ मामला है पूरे सूबे से लगभग, तो बनारस में कहीं आंदोलन अगर एक फेज़ में ऊपर जा रहा है तो मऊ नागभंजन जैसा, मऊ जनपद जैसा बुनकरों का इलाका अगर इस बनारस के आंदोलन के से कंधा मिला के आगे नहीं बढ़ पाया तो फिर वो आंदोलन का मतलब क्या निकलेगा। और ज़रूरत तो ऐसी है कि इसको तो जान देकर भी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। छोटी छोटी चीज़ों को लेके लेफ्ट के लोग तहरीक चलाते हैं। इतना बड़ा सवाल है, इस सवाल को लेके कब लेफ्ट के लोग सड़कों इसी सवाल पर तो ये बैठक की शुरुआत हो रही है कि पहले अपनी पार्टी की कतारों को हम इसके लिए तैयार कर सकें, तब तो आवाम में जाएंगे और उनकी बेचैनियों को समेट करके एक बड़े आंदोलन का रूप देंगे। पहले अपने पार्टी कतारों को सजा लेने के बाद, और उसी की तैयारी की ये बैठक है। आज कामरेड सारी जो हमारे पार्टी के बुनकर फ्रंट के, बुनकर फेडरेशन के नेता हैं, इस काम की अगुवाई कर रहे हैं, पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। ये एक मुहिम है। एक बड़ी अहम चीज़ विधायक जी ने कहा कि सीए से जुड़े हुए जितने भी
लोग थे उनको ज़बरदस्ती गैंगस्टर गुंडा एक्ट में फंसाया जा रहा है, एक उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इसको लेके आप लोग क्या करेंगे? अरे हम लोग क्या करेंगे, ये जो जनवादी अधिकारों के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, रक्षा के लिए जो लड़ाई है, उसमें जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, जितने लोग मुकदमे चल रहे हैं, उसमें तो 90% लेफ्ट के लोग हैं। हम लड़ रहे हैं तभी तो हम जेल जा रहे हैं, तभी तो ये लड़ाई आगे बढ़ रही है। अब ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये आवाज़ जो प्रोग्रेसिव तबकों की तरफ से उठी है, पूरे दुनिया में इसका शोर है। ये तो भैया सरकार है जिसको लोकतांत्रिक मूल्यों की कदर नहीं है, तो जमहूरी कदरों की के लिए कुछ शर्मिंदगी तक नहीं आती, उसको बेशर्म सरकार है। एक सवाल है कि योगी जी उत्तर प्रदेश से जाके बिहार में कहते हैं कि बिहार के नौजवानों को रोज़गार देंगे, जबकि यूपी के नौजवान टीचर्स जो भर्ती है उसको लेके यहाँ पे तहरीक चला रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, जिसमें से 37,000 से ज़्यादा लोगों को होल्ड पे कर दिया गया है, जबकि 31,000 लोगों को ही लेटर दिया गया है, तकर्रुरी लेटर दिया गया है। बात ये सही नहीं है कि योगी जी बिहार में जाकर के रोज़गार देने की बात कर रहे थे। बिहार में तो योगी जी जाकर के वहाँ पे कम्युनल डिवाइड करने, समाज में लोगों में भेद पैदा करने, पोलराइजेशन करने की राजनीति को, अपने हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाने गए थे। रोज़गार की चर्चा जरूर हुई है। पूरे देश के नौजवानों ने मोदी के जन्मदिन पर जब बेरोजगारों ने देश में आवाज़ उठाई है, यूपी की सरकार भी ली है, उसने भी कुछ सरकारी नौकरियों की अभी बातें की हैं कि जो खाली जगह उनको भरने की कोशिश करेंगे। 6 महीने तक का उन्होंने इतना कम समय का वादा भी किया जो खोखलाई साबित होगा, लेकिन दबाव तो नौजवान बेरोजगारों का है ही है देश के अंदर। पूरी रियासत से एक आवाज़ उठ के आ रही है कि एनजीटी की गाइडलाइन ग्रीन जोन कह के, या कहीं मुख्तार अंसारी, कहीं अतीक को कह के बिल्डिंगों को गिराने का, ज़मींदोज़ करने का काम चल रहा है, और उसमें बेशतर काम जो ऐसे हैं, ये लोगों की आवाज़ आ रही है कि मुसलमानों के साथ जानबूझ के इस तरीके का काम किया जा रहा है। इस पर कितना आपका जो वर्जन है? नहीं, ये तो बहुत साफ बात है कि ये बदले की कार्रवाई है, और बदले की कार्रवाई के पीछे सरकार जब कोई काम करती है तो कानूनी नुक्ते नज़र से सामने लेकर आती है। ये तो बहाना होता है। अगर एनजीटी का सवाल है तो पूरी देश की सरकार बदनाम हो रही है कि एनजीटी जैसी संस्था, कोई संवैधानिक संस्था को उसने बिना असर के रख दिया है। जब देश के बड़े बड़े कारपोरेट घराने जो बड़े पैमाने पर देश के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए कारखानों की जो उनको मंजूरी की जो दिक्कतें थीं या जो रुकावट थी, जो ज़रूरी चीज़ें थी, उसको तो सरकार हाथ खुला छोड़ रही है। गाज़ीपुर में सम्मे हुसैनी जैसे एक हॉस्पिटल को कल मुनहदिम कर दिया गया, और इतना बड़ा हॉस्पिटल जो 27 एकड़ में बना हुआ, और इतने बड़े हॉस्पिटल की तामीर हो गई, कहा जा रहा है कि ये ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं था, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल बन कैसे गया? और जो वहाँ पे मास्टर प्लान के लोग थे, क्या उनके खिलाफ सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? तो क्या समझा जाए? तो सरकार बेहिस है। इस ज़माने में जब देश के अंदर महामारी का संकट है, कोई हॉस्पिटल काम कर रहा है या बन रहा है या आगे बढ़ रहा है, तो अगर कोई उसको कानूनी दिक्कतों का सामना करना है तो उसको इतना तो दिमाग में कोई अकल होनी चाहिए कि बर्दाश्त करके रहा जाए। प्राथमिकता क्यों है उसकी? तो ये तो सरकार की बिल्कुल बेहिसी है, मनमाना है। इसको कहते हैं कि एक तरीके से केवल अपने राजनीतिक एजेंडे को ध्यान में रख के बाकी कुछ भी सोच नहीं रही सरकार। तो क्या इस एजेंडे से उनको फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा मतलब उनको तो हर हिंदू मुसलमान के बीच किसी भी बात को फ़ायदा होता है। उनको तो पाकिस्तान से क्रिकेट मैच से भी फ़ायदा होता है। उनको फ़ायदा कमाने का क्या उनको कोई रास्ते हैं? एक तरफ से आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी लाश पे सियासत कर रही है? कर नहीं रही है। उन्होंने तो कभी छिपाया ही नहीं इसको। ये हम आप हैं जो समझ नहीं पाए, कभी नहीं छिपाया। उनके हिंदुत्व का एजेंडा, उनकी किताबें हैं, उनके दानिश्वर पैदा हुए हैं जिसको पूछते हैं वीर सावरकर, उनके हेडगेवार, वो तो सब बिल्कुल खुलेआम ये बात बोल रहे हैं कि इस देश के अंदर जिसका धर्म पैदा नहीं हुआ वो इस देश का हिंदू नहीं है, राष्ट्र नहीं है उसका। वो तो कह ही रहे हैं, जन्म के साथ कह रहे हैं, मरते तम कहेंगे। लेकिन ये आइन के खिलाफ है। ये हिंदुस्तान की अवाम की जो साझा लड़ाई का जो कल्चर पैदा हुआ इस देश के अंदर, उससे जो बात निकल के आई हिंदुस्तानियत, उसके खिलाफ है। लेकिन इन्हें चिंता किस बात की? एक फासिस्ट सरकार है। क्या पैगाम देना चाहेंगे हिंदुस्तान के सभी मज़ाहिब के लोगों को?
हम क्या हूँ, समझें इन चीज़ों को, फितनों को समझें। ये लड़ाई कोई मजहबी नहीं है, सियासी लड़ाई है और इसके पीछे देश का सरमायादार खड़ा है जो भयंकर लूट के पूरे दोनों हाथों से देश को लूट रहा है और आवाम का माइंड इंगेजमेंट करने के लिए ऐसे तत्वों का, ऐसे पार्टियों का, सरकारों का सहारा ले रहा है। कोई धर्म की लड़ाई है ये?